नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का आज एक महीना पूरा हो गया है। पिछले एक महीने में सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने और आम आदमी की बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लिए। योगी सरकार की इस तेजी में कुछ लोग मिशन 2024 से जोड़कर भी इसे देख रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में भी सीएम योगी ने इसी तेजी के साथ में काम किया था, जिसका नतीजा 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा प्रचंड बहुमत के रूप में देखने को मिला। सरकार एक बार फिर से उसी जोश के साथ में आगे बढ़ रही है और योगी सरकार ने दोबारा सत्ता में आते ही सबसे पहला जो बड़ा फैसला लिया है वो लिया था मुफ्त राशन योजना को लेकर। अगले 3 महीनों के लिए इसे बढ़ाया गया। इसके साथ ही रोजगार और निवेश के अवसर को बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास शुरू किया गया। 2022 के बाद 2024 के मिशन को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार, जनहित और मुद्दों पर लापरवाही, गरीबों को आवास, कानून व्यवस्था, पुलिस फोर्स सहित अन्य जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। लेकिन इन सब कदमों के बीच में सबसे बड़ा फैसला ये रहा लाउड स्पीकर पर। देश भर में जहां लाउड स्पीकर पर जमकर रार छिड़ी, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने समय की नजाकत को समझते हुए उसका शोर ही बंद करने का ऐलान कर दिया। और तो और जहां दिल्ली से लेकर एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र तक सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में शांति कायम रही। इसके साथ साथ बाबा का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहले उनका परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत। एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ गए हैं नवीन दुबे। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत एसएन सिंह जी आप ही के साथ में करूंगी मैं कि 1 महीना पूरा हो चुका है योगी सरकार 2.0 को। आप खुद ही बता दीजिए सर कि कहां पर आंकते हैं आप अपनी पार्टी। आदरणीय प्रधानमंत्री अपना जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, उसको बुलंद करते हुए, उस नारे को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। 1 महीना हो गया। आप देखिए, अगर आदमी की नीति और नियति स्पष्ट होती है तो 1 महीने में भी दिखाया जा सकता है। इसकी झलक आपको दिख गई। 15 करोड़ जो गरीबों को राशन दिया जाता था, तमाम चुनाव के समय में विपक्ष की पार्टियों ने कहा ये चुनावी जुमला है, बंद कर दिया जाएगा। हमारी सरकार ने गरीबों को मिलने वाले राशन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार को लेकर हम चुनाव के समय में भी जनता के बीच में गए थे कि जिस तरह से हम 2017 से 22 तक भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किए हैं। डबल इंजन की सरकार आज उस गति को और बढ़ाते हुए उस पर कार्य करेगी। और आप देखे होंगे डीएम सोनभद्र, एसएसपी गाजियाबाद को एक नया रास्ता दिखा दिया गया है। प्रदेश की जनता में एक मैसेज दे दिया गया है कि जनता के जिम्मेदारी वाले कार्य में जो लापरवाही बरतेगा, जनता के कार्यों को जो नहीं करेगा, निश्चित तौर पे वो दंड का भागी होगा। आप देखिए, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी गई है श्रावस्ती से, और 10 लाख करोड़ का जो है लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है एक बड़े निवेश का। सबसे बड़ी बात है, पूरे प्रदेश में एक मैसेज दे दिया गया है, चाहे हमको कोई मत दिया हो नहीं दिया हो, 100% लोगों के लिए कार्य करेंगे। आप देखिए, पूरे आज लाउड स्पीकर को लेकर विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों वाली मर्यादित जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म क्षेत्र को देखते हुए मंदिर और मस्जिद जो भी नियम और कानून है सबके लिए बराबर होंगे। और स्वतः एक मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर से लाउड स्पीकर की ध्वनि को मानक के अनुरूप करते हुए पूरे प्रदेश में मैसेज देने का कार्य किया कि आप लोग संविधान और संविधान की मर्यादा का अनुपालन करें। जो कोर्ट ने कहा है 10 से 6 बजे तक कि वो ध्वनि निर्धारित किया है कि डिसिप्लिन में बजना चाहिए, उसका अनुपालन करें। और सरकार निश्चित तौर पे बहुत पारदर्शी और ईमानदार तरीके से, जवाबदेह तरीके से, बिना धर्म जात क्षेत्र देखे हुए इन नियमों का अनुपालन
कराएगी। अगर नहीं कोई अनुपालन करेगा, किसी को भी इस बात का छूट नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का हो, कि अपने धर्म के आड़ में प्रदेश में दंगा फैलाने का अगर कोई कार्य करेगा तो उस पे बुलडोजर चलाने का भी विपक्ष कार्य किया इन जाएगा। उपलब्धियों को कितनी उपलब्धियां मानता है वो जान लेते हैं। नवीन जी, आपका रिएक्शन। एक महीने के अंदर एसएन सिंह साहब थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक पब्लिक परसेप्शन में लाकर एक नेता मत रखिए। जनता की नजरिए से आप देखेंगे तो प्रयागराज लखनऊ से सटा हुआ क्षेत्र है। एक परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है, कुछ दिनों बाद दूसरे परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। और बीती रात गोरखपुर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र है, वहां पिता, पुत्री और उसकी बेटी की मां की हत्या कर दी जाती है। नोएडा जैसे बड़े शहर में, जिसको आप शो विंडो कहते हैं उत्तर प्रदेश का, वहां एक मॉल के अंदर एक 30 साल की युवा की हत्या कर दी जाती है। आप कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ ठोक रहे हैं। गाजियाबाद के एसएसपी को निलंबित कर दिया गया तो बहुत बड़ी आप उपलब्धि बता रहे हैं। वास्तविकता के धरातल पर आप लोगों की कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई हुई है। और मैं आपको अभी कल का एक उदाहरण बता रहा हूं। एक सज्जन मुझे बता रहे थे फोन करके, उनकी व्यथा है, गरीब परिवार है, बेचारा किसान है। उनकी व्यथा यह है कि वो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र अपना रिन्यू कराने के लिए टप्पल लेखपाल के पास जाते हैं, उससे पैसे मांगे जाते हैं। वो जब एसडीएम को शिकायत कर देते हैं तो वो लेखपाल उनकी पिटाई करता है और उस पर परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देता है। इस तरीके की अराजकता का माहौल है। और सुन लीजिए, अनुदेशकों की जो समस्या है, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उनका मानदेय जो है 7,000 से 70,000 होना चाहिए। आपने कहीं ध्यान नहीं दिया। आपने केवल एक घोषणा कर दी कि हम गन्ना किसानों का भुगतान 8,000 करोड़ का करेंगे। जो पहले आपने घोषणाएं करी हुई हैं उन पर अमल नहीं हुआ है। गन्ना किसानों का पहले ही भुगतान नहीं हुआ, उनके गन्ना की दरों की मूल्य वृद्धि आपने नहीं की है। बातें आप लंबी लंबी कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं, आपको वास्तविकता के धरातल पर उतरना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। और जब तक आप इस चीज का अध्ययन नहीं करेंगे, आप वास्तविकता के धरातल पर नहीं उतरेंगे, आप हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर, इन सब पर उलझाए रहेंगे जनता को। लेकिन जनता वास्तविकता में उसकी जेब ढीली हो रही है, वो परेशान है। कभी आप कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आप किसानों को जीने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। 300% महंगाई बढ़ चुकी है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए वो क्या कर रहे हैं। अभी आप गिनवा रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। भाई साहब, ये 5 किलो राशन आपने कहा हम 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या ये बताएंगे कि ये 15 करोड़ लोग 3 महीने में गरीबी रेखा से कितने लोग बाहर आ जाएंगे? आगे आप उसको क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे? सवाल इस बात का है। ठीक है रवि जी, लॉ एंड ऑर्डर का आपने यहां पर मुद्दा उठाया और लॉ एंड ऑर्डर को बीजेपी विधानसभा इलेक्शन के दौरान अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही थी। एसएन जी, जल्दी से उस पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद में मैं सुधा जी का रुख करूंगी। जी, निश्चित तौर पे आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बड़े भाई का जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की आज जो सरकार है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो सबकी सरकार है, जनता की सरकार है, जनता के विश्वासों पे खरे उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी कि लगभग 350 करोड़ रुपए ले जाके जनता के पैसे को सहपई में उड़ा दिया जाता है। हम जनता के पैसे का राशन, शासन और अनुशासन में खर्च करेंगे। देखिए, इनकी सरकार बनती है और आते ही अपराधियों को एसएन जी, लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी बात रखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी बात रखिए। एसएन जी, लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी बात रखिए। एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, उस पर सर अपनी बात रखिए। नवीन जी आगे मौका दूंगी आपको बोलने का, प्लीज सुन लीजिए। देखिए, घटना किसी भी देश कालखंड में हो सकती है। पिता पुत्र की हत्या कर दे रहा है, चाचा भतीजे की हत्या कर दे रहा है। मेरठ में भी आप देखे होंगे कि अभी जो है चाचा और 2 उनके बच्चे मिलके एक भतीजा की हत्या कर देते हैं। माँ बहन की कर दे रहा है, बेटे पिता तो का इसके लिए कर दे रहा है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? उसी के मैं कह रहा हूँ सर, पुलिस का डर नहीं है लोगों में। सर, पुलिस का डर नहीं है, जिसे आप एक बड़ी उपलब्धि बता रहे थे, उसका डर नहीं है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मऊ, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं होंगे, बदायूं और बुलंदशहर जैसा दुष्कर्म नहीं होगा, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार किसी अपराधी का साथ नहीं देगी,
अगर जो भी दंगा करेगा वो चाहे एसएन सिंह साहब ये बता दीजिए, वो खुशी दुबे बेचारी निर्दोष जेल में कब तक बंद रहेगी? उसका अपराध क्या है? वो गैंगस्टर है, राष्ट्रद्रोही है, ठीक है, माफिया है, ठीक अपराधी है, क्या है वो? एसएन जी, नवीन जी आगे मौका दूंगी आपको बोलने का, लेकिन उससे पहले सुधा जी का रुख कर लेते हैं। सुधा जी, आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2.0 के पहले माह को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? जी अमनदीप जी, जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने निर्देश दिए हैं इन 4 हफ्तों में, वो निर्देश दिए गए हैं, कार्य योजना को करने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, 5 साल आप कार्य कर चुके हो, आपको पता है, तो निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी आप देखोगे, अभी भी प्रवक्ता जब कुछ कहते हैं तो भाषण दे रहे होते हैं। वो वही गिने गिनाए कुछ शब्दों को बार बार रिपीट करके, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो कहते हैं कि इस पे किसी को हम ये दंगे नहीं करवा रहे हैं। मतलब अगर छोटी घटना है तो घटना में लोग गिनते नहीं है उसको। इनके लिए अयोध्या की घटना कोई घटना नहीं है, वहाँ पे किसी बच्चे से दुष्कर्म हो तो घटना नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से 2-3 जगह हैं जहाँ पे जो पहले हुआ था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो बाकी जो घटना है उसको पैरेलल में रखना ही नहीं है। आके बैठ के सिर्फ भाषण की तरह हर बात को बोल देना कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारा राज्य इतना आगे बढ़ रहा है, ये कहने के लिए सब लोग कह सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट दिख रहे हैं उस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। हर वो सूचना जो आपको गुमराह करने के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन जो तथ्यों के साथ देना है उसको आप कभी बात नहीं करते हैं, उसको आप एकदम दरकिनार कर देते हैं। सुधा जी, आप फैक्ट्स के साथ में बात रखिए ना, जवाब लूंगी मैं बीजेपी प्रवक्ता से। जी बिल्कुल, मैं अगर कहूँ कि इन्होंने पहले जो फैसला था इनका कि जो खाद्य वस्तुएं हैं लाभार्थियों को दी जा रही है वो देती जाती रहेंगी, पहला था। फैसला नंबर 2 था इनका कि फायर टेंडर का जो काम है वो निश्चित समय पे किया जाए, ये भी हो गया। तीसरा इन्होंने कहा कि औपनिवेशिक निवेश करने के लिए हम बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। चौथा इन्होंने कहा कि हम जो अधिकारी उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं, अच्छा वो भी कार्य हो गया। फैसला नंबर 3 था कि जो राजपत्रित अधिकारी हैं, अराजपत्रित अधिकारी हैं, उनको हम शासन की मंजूरी के द्वारा उनके अपने उसमें शामिल करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, जितने फैसले में 40 देखे उसमें आखिरी फैसले की अगर मैं बात कर लूँ, जो कि पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना होगी, उसमें सीएम योगी ने मंजूरी दी। 3600 सीटों को बढ़ाया गया पैरामेडिकल और मेडिकल में, तो निर्देश दिए गए हैं। और ये निर्देश आप देख रहे होंगे पहले ही संकल्प पत्र में थे, इसमें भी थे। ठीक है, निर्देश दिए गए हैं, इसमें कितने कार्य योजना होगी ये देखने की बात है। ठीक है मैडम, जवाब ले लेते हैं, मैडम जवाब ले लेते हैं। एसएन जी, देखिए, या तो मैडम पढ़ के नहीं आई हैं या अधूरी जानकारी रखती हैं। निर्देश नहीं दिया गया, श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। 15 करोड़ लोगों को मिलने वाले राशन को दोबारा शुरू कर दिया गया। ये नहीं कि निर्देश दिया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक दिशा निर्देश जारी करके कहा कि चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई एसडीएम, आईएएस, आईपीएस हो, सबको पोर्टल पे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, अपने परिवार का ब्यौरा देना होगा और वो पोर्टल सार्वजनिक रहेगा। आप सुन लीजिए, देखिए सुधा जी, या तो आप सवाल पूछिए तो धैर्य से उस बात को सुनिए, या तो मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ डिबेट करने आते हैं, जनता हमको सुनती है। सुधा जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं वही आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं बाद में आपको बोलने का मौका दूंगी। मैडम प्लीज सुन लीजिए। डिबेट आप अकेले कर लीजिए, हमसे पूछा जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। सुधा जी, आगे बोलने का मौका दूंगी मैं आपको, प्लीज अभी सुन लीजिए आप। निश्चित तौर पे वो अपना कार्य करती है। 30 दिन अभी हुआ और हम ढेर सारे कार्यों को कर रहे हैं और आगे भी विश्वास दिलाते हैं कि 5 साल की अवधि में ही हम ये कार्य करके आपको दिखा देंगे। हमने जनता के बीच में जो कुछ भी वादा किया है उसको बहुत ही जिम्मेदार, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से हम पूरा कर देंगे। आप देखिए, सारे लोगों को, सारे मंत्रियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे अपने क्षेत्र में रहेंगे, ये कर दिया गया। दिशा निर्देश जारी करने का मतलब इसको अमल में ले आना शुरू कर दिया गया। 1 लाख सोलर पंप के लिए धन निर्धारित कर दिया गया, जो किसानों को मिलेगा। निश्चित तौर पे कृषि लागत में कमी आएगी। 20% महिलाएं जो है वो पुलिस में और होमगार्ड में भर्ती की जाएंगी। ये जब कहेंगे तभी तो करेंगे और शुरुआत कर दी गई है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करके आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कई प्रदेशों में आपकी सरकार है, आप कोई एक ऐसी चीज बताइए। मिसाल के तौर पे राजस्थान के जो
युवक हैं वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दफ्तर के सामने आके हल्ला और हंगामा मचाते हैं। आपने क्या किया? पंजाब में मादक द्रव्यों की तस्करी रहते आपकी सरकार में बढ़ गया था, आपके हाथ से वो निकल गया। मैं नम्रता से निवेदन स्वरूप ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई भी बात हो आप कहिए। निश्चित तौर पे जो प्रदेश का मुखिया है, देश का मुखिया है। ठीक है, ऐसे जी यहाँ पर आपने दो सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे कि आखिर जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर ये क्यों नहीं लागू किया गया। सुधा जी जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद में नवीन जी आप ही करो। अमनदीप जी, सबसे पहले मैं जो भाई ने व्यक्तिगत लोग आक्षेप करने लगते हैं बात को खत्म करने के लिए, मैंने जितनी बातें की थी उसमें दिशा निर्देश की बात की थी। मैंने ऐसा कोई बात इसमें सुनाने की बात नहीं थी। कहा पढ़ के नहीं आई है, तैयारी करके नहीं आई है। आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रही हूँ, फिर आप कह रहे हो 1 महीना हुआ है। तो भाई जब कोई बात आपने कहा कि अभी ये केवल कार्य करेंगे, ये बात कह रहे हैं कि ये नहीं। इसके पहले संकल्प पत्रों की आपने जब इस चुनाव में बात आपने कहा था कि हमें कम समय मिला था, इस बार हम सभी घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, आप लोग का कहा गया है। इसलिए मैंने कहा मैंने ऐसे जी बिल्कुल, तो हमने भी वही कहा। मैडम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए कि 5 साल का अगर समय दिया गया है तो वो पूरी ही जो योजनाएं हैं या फिर जो दावे हैं वो 1 महीने में पूरे नहीं हो सकते। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए आप। बाकी जो सवाल पूछे हैं मैडम उस पर जवाब दीजिए। जी, आप जानते हैं कि जो केंद्र में हमारी सरकार है भाजपा की, वो राज्यों को कितनी छूट देती है किस कार्य को करने के लिए और कैसे वो प्रेशराइज क्या होता है, ये सबको मालूम है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रश्न ये कर रही हूँ कि जब आप रोजगार की बात करते हो, 100 दिन हो गया ना, आपने रोजगार के लिए क्या किया? आपने जो बेरोजगारी की जो आपने जो नौकरियों की बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है उस पर क्या किया? घोषणाएं हो रही है, घोषणा होनी चाहिए थी, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। इसकी बात नहीं, दिशा निर्देश देना, उस पर कितना कार्यान्वयन होगा उसकी बात मैं कर रही हूँ कि घोषणा कर देना, उसके बाद चुनाव जीत जाना, फिर उन चीजों को दरकिनार। महंगाई पे आपने क्या किया? महंगाई पे क्या हो रहा है? ठीक है, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ये दोनों ही काफी बड़े मुद्दे हैं और ये सिर्फ दिक्कत या परेशानी सिर्फ यूपी की नहीं है, पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि इसको लेकर तमाम आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर मैं जवाब लूंगी एसएन जी से, लेकिन उससे पहले नवीन जी को सुन लेते हैं। मेरे अभी एसएन सिंह साहब बोल रहे थे कि मंत्रियों को निर्देश दे दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे। हम एक विपक्ष हैं, हमारा एक दायित्व ये भी बनता है कि हम आपको बेहतर कार्य के लिए सलाह भी दें। पहली चीज तो ये एक नोटिस में आज ही आया है, विभिन्न चैनलों पर मैं देख रहा था कि आपकी सरकार के मंत्री संजय निषाद जी के पुत्र इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते हैं। ये कौन सी प्रणाली है, कौन सा संविधान है, किस तरीके का डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया गया है योगी जी की सरकार में, इसको जरा आप स्पष्ट कर दीजिएगा सिंह साहब। दूसरी चीज मैं आपसे बोलता हूं, नोएडा जो शो विंडो है, यहां आज की तारीख में 50 से 60 हजार फ्लैट अनरजिस्टर्ड पड़े हैं, जो एक बड़ा रेवेन्यू दे सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को यदि आप रजिस्ट्री खोल दें। प्राधिकरण और बिल्डर्स के ड्यूज के कारण वो डिस्प्यूट है, आप फ्लैट ओनर्स को कष्ट दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के ऊपर एक सिंगल स्टेप आपकी किसी कैबिनेट बैठक में नहीं लिया जाता है, कोई फैसला आप नहीं ले पाते हैं। आखिर क्या मजबूरी है? नोएडा प्राधिकरण आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरे भाई साहब, पहले आप जहां लीकेज हो रही है उसको रोकने के लिए आगे बढ़िए। अब आप ये कह देंगे आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया, ये जवाब नहीं होगा। लॉजिकल रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू मिस्टर सिंह। देखिए, जो आदमी जो कार्य किया होगा निश्चित तौर पे उसको सुनना पड़ेगा कि 12 बजे रात को आदरणीय मुलायम सिंह जी को टार्च बार के और प्लाट दिखाए जाते हैं कि ये प्लाट आपको मिलेंगे। नोएडा अथॉरिटी में जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने रोटेशन प्रक्रिया को अपनाया और जो लोग 20-20, 30-30 साल से वहां जमे और जुटे हुए थे, निश्चित तौर पे उनको अलग जाने का रास्ता बहुत खेद के साथ कह रहा हूं सिंह साहब, किसी को दंड नहीं मिला है, किसी अधिकारी को कोई सजा नहीं दी गई है और भ्रष्टाचार का मुंह आज भी सुरता की तरह नोएडा प्राधिकरण में खुला हुआ है। आप लगाम नहीं लगा पाए, आप टोटली फेल हो चुके हैं। समय में लूट और झूठ मचाया गया, अधिकारियों के साथ मिलकर तमाम कंपनियों को, बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया। रेरा के माध्यम से हमने कार्रवाई करके, रेरा मैं फिर बोल रहा हूं, रेरा बिना सींग का बैल है, उसके पास कोई पावर नहीं है। आप रेरा से खूब जजमेंट कराते रहिए, रिकवरी कहां से करेंगे? रेरा के माध्यम से जनता से जुड़ी समस्याओं को के निजात के लिए योजना बनाकर, एक कोड के माध्यम से प्रोसीजर को अपनाकर
और लगभग 20,000 फ्लैट पिछले ही वर्ष दिवाली के समय में दिया सिंह गया साहब, था। एक सजेशन और दे रहा हूं, लेकिन याद आ गया नवीन जी 15 साल तक तो आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है ना, भ्रष्टाचार पर तो रोक तब भी नहीं लगा है। बढ़ती बेरोजगारी की हम बात कर ले या फिर बढ़ती महंगाई को लेकर हम बात कर ले, कंट्रोल तब भी नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर को तो आप बात ही मत कीजिए उस दौरान के। नहीं, ये फेलियर है आपकी पार्टी का। सर समय के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ी है। उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, भ्रष्टाचारी को प्रमाणित करने के लिए समय लगता था। आज की तारीख में आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसका मिसयूज। एहसन सिंह जी, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर आपकी पार्टी का थोड़ा सा स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे 100 दिन के अंदर हमने 10,000 का लक्ष्य रखा है रोजगार देने का। और आप देखेंगी कि अगले बार जब हम लोग डिबेट में बैठेंगे, हम और जो भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, निश्चित तौर पे हम जनता के प्रति जवाब दे हैं। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता के प्रति जवाब दे नहीं है। आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जनता के बीच में ये कह के आई है कि हम ये कार्य करेंगे, निश्चित तौर पे हम उस कार्य को करेंगे। क्योंकि 2017 से 22 के बीच में भी हमने कार्य करके दिखाया। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी जनता को जाके बताया, हमने कार्य किया और जनता ने हमें भरोसा दिखाया और हमारी सरकार बनाई। हम वो सारे कार्य करेंगे जो हमने जनता से वादा करके 37 साल बाद इतिहास बदलकर पुनः उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार थी उसकी सरकार बनी है, वह सरकार वो सारे जनता से जुड़े कार्य करेगी। बेरोजगारी और महंगाई वाले कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, परिवार की सरकार नहीं करेगी। ठीक है नवीन जी, आप एक मजबूत विपक्ष में हैं। धर्म के आधार पर सांप्रदायिक घटनाएं हमने कई सारे स्टेट में देखी, मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की या मुंबई की, लेकिन उत्तर प्रदेश जिसको सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है, वहां पर कई सारे मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए और ये कार्य बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। उसके बाद में कोई भी इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई। तो क्या इसे आप बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे या फिर इसमें भी कुछ खामी आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर ये एक अच्छा कदम था और जिस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया मैं सराहना करता हूँ। कारण क्या है कि ध्वनि प्रदूषण से हर एक व्यक्ति आहत है, हर व्यक्ति परेशान है, बच्चे हों, बीमार हों, छोटे हों, बड़े हों, सभी को दिक्कत देती है। ये एक अच्छा फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन निर्विवाद रूप से सब किसी धर्म संप्रदाय को टारगेट न करते हुए किया जा रहा है और करा जाएगा आगे, तो बहुत अच्छा बात है, हम स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं। मैं एक सलाह और देना चाह रहा था सिंह साहब आपको, सरकार तक आप ये बात पहुंचाइएगा कि सबसे लचर व्यवस्था, हम लोग बहुत जल्दी आरोप लगा देते हैं कि न्यायपालिका बहुत ध्वस्त व्यवस्था है, हमारे यहाँ जल्दी फैसले नहीं होते हैं। सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि हर न्यायालय में, छोटे जिले से लेके बड़े जिले तक जहां भी न्यायालय हैं, कम से कम जजेस के बैठने के जो चैम्बर्स हैं, जहां जजेस बैठ के सुनते हैं लोगों को, उस जगह का एक बार निरीक्षण करा लें। वहाँ ना एयर कंडीशनड होते हैं, ना अच्छे रूम है, कूलर तक नहीं होते हैं। उस गर्मी के माहौल में कैसे जज बैठ पाते हैं, कैसे वकील अपनी पैरवी करते हैं, और मैं समझता हूँ यही एक कारण है कि तारीख दर तारीख मिलती है। वहाँ पढ़ने का काम होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो वो एक चीज कराइएगा, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि आपने बेरोजगारी की बात करी कि हम 10,000 को रोजगार दे देंगे 100 दिनों में। कौन सा आपकी प्रणाली है, किस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, थोड़ा सा उस पर अगर प्रकाश डाल दें तो बेहतर होगा। और प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट लाने की बात है, सिख उद्योगों को बड़ा को रनिंग में लाने की बात है, उसके लिए क्या कार्य योजना है आपके पास, थोड़ा सा डिटेल यानी कि मास्टर प्लान क्या है, किसके तहत इसको पूरा किया जाएगा, उसको लेकर एहसन जी मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुधा, आपका एक फाइनल कमेंट, क्योंकि मेरे पास में वक्त की कमी है, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा मैम। आपने पूछा क्या, मैंने सुना नहीं। एक फाइनल कमेंट आपसे चाहती हूँ पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल सर, मैं जो सरकार का लाउड स्पीकर को लेके जो फैसला था, मैं इसके साथ हूँ। और जिस तरह से इस धर्म को विशेष को एक टूल देके या उस पे करके, जिस तरह से सभी धर्मों के साथ और ध्वनि प्रदूषण को साथ में रख के कार्य किया गया है, ये जाहिर सी बात है योगी जी का सबसे बड़ा जो
कह सकते हैं ऊंची उपलब्धि है कि उन्होंने इस चीज को, क्योंकि वो जो संत आदमी है, ठीक। संत आदमी निरपेक्ष होता है, तो उन्होंने उस तरफ को करके दिखाया। और मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे प्रदेश में फैसले होने वाले हैं, चाहे वो महंगाई चाहे रोजगार पे हो, मैं चाहूंगी कि योगी जी जिस तरह इस कार्य को कर पाए हैं, वैसे ही वो इन चीजों पे कर पाए तो शायद हमारे प्रदेश की जनता के लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसे जी नवीन जी की सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षिप्त में नवीन दीजिएगा। जी ने 2 सवाल कहे हैं। एक तो अच्छी बात है कि नवीन जी ने आज प्रदेश की सरकार जो काम की उसका सराहना किए, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य होता है कि प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कार्य हो। हम कार्य करते हैं और वो आवाज उठाते हैं। निश्चित तौर पे उनकी आवाज आपके चैनल के माध्यम से भी जाएगी, जो कुछ भी उन्होंने कहा, और हम भी अपने माध्यम से कहेंगे कि वहाँ उस तरह की जजेस की लोगों को बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि रोजगार कैसे आप देंगे, तो शिक्षा में तमाम ऐसे पद जो रिक्त हैं, और सभी विभागों से मुख्यमंत्री जी जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद बैठक, और इस मुद्दे को कांग्रेस ने विधानसभा इलेक्शन में भी उठाया था कि जो पद रिक्त पड़े हुए हैं अगर उन्हीं को भरा जाता है तो कई सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको रोजगार मिल जाएगा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा से मुख्यमंत्री बने हुए अब आज एक पूरा महीना हो चुका है, और ऐसे में कई सारी उपलब्धियों को वो अंजाम दे चुके हैं। कई बड़े फैसले भी उनकी तरफ से लिए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि जो मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए गए थे, क्या वो वादे इन 5 सालों में पूरे होंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।